हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू AK एक्स्ट्रा लर्निंग पॉइंट। आज हम पढ़ेंगे यूपी बोर्ड क्लास 11th ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 का भाग 4। बच्चों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। बच्चों, हमने इस चैप्टर के भाग 3 में वैज्ञानिक संकेतन, सार्थक अंक, रासायनिक संयोजन के नियमों के बारे में पढ़ा था। तो बच्चों, आगे पढ़ते हैं। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। डाल्टन ने सन 1803 में अपनी पुस्तक रसायन दर्शन शास्त्र की नई पद्धति न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलोसफी में परमाणु पर विचार प्रस्तुत किए। इस कारण इस सिद्धांत को डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कहा जाता है। डाल्टन में इसमें निम्न बातें कही हैं। द्रव्य अविभाज्य परमाणुओं से मिलकर बना है। किसी एक तत्व के सभी परमाणु एक समान द्रव्यमान के होते हैं, लेकिन विभिन्न तत्वों के परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होते हैं। एक से अधिक तत्वों के परमाणुओं के निश्चित अनुपात में संयोजन से क्या बनते हैं? यौगिक बनते हैं। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा ना तो इन्हें बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। अब बात करते हैं बच्चों हम परमाणु द्रव्यमान और आणविक द्रव्यमान की। किसी परमाणु का द्रव्यमान वास्तव में बहुत कम होता है, क्योंकि परमाणु बहुत ही छोटा सूक्ष्म होता है। आज परमाणु का सही द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए स्पेक्ट्रममिति तकनीक का उपयोग किया जाता है। 19वीं शताब्दी में इसे हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 मानकर उसके सापेक्ष हम दूसरे एटम का द्रव्यमान निकालते थे, परंतु बाद में वर्तमान पद्धति क्या है? कार्बन 12 को हमने क्या मान लिया है? इसका मानक मान लिया, स्टैंडर्ड मान लिया है। उसके आधार पे हम अब सबका द्रव्यमान निकालते हैं। परमाणु द्रव्यमान का मात्रक एटॉमिक मास यूनिट्स यानी कि AMU है। AMU किसके बराबर होता है? 1 AMU इज इक्वल टू 1.66056 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। इसको हम बच्चों आजकल U से भी प्रदर्शित करते हैं। U को बोलते हैं एकीकृत द्रव्यमान। अब बच्चों, प्रकृति में कुछ ऐसे भी तत्व हैं जो कई रूपों में पाए जाते हैं, यानी कि समस्थानिक एक से अधिक हैं। उनका क्या करते हैं हम बच्चों? औसत द्रव्यमान निकाल लेते हैं। जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है कार्बन का। कार्बन हमारे 3 रूपों में पाया जाता है, 12C, 13C, 14C। इसका जो है कितनी परसेंटेज में यह पाया जाता है, और इसका परमाणु द्रव्यमान जो है इसकी इस तरह से हम कैलकुलेशन कर लेंगे, और कैलकुलेशन करने पर हमारा आ जाता है 12.011U। अब इसके बाद हम बात करते हैं बच्चों आणविक द्रव्यमान की। आणविक द्रव्यमान क्या है? किसी अणु का आणविक द्रव्यमान उसमें उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणु द्रव्यमानों का योग, यानी कि उसके परमाणु द्रव्यमान अगर हमें पता है उनका हम टोटल कर देंगे। जैसे हम मीथेन का ही केस ले लेते हैं बच्चों। मीथेन के केस में हमने कार्बन तो हमारा 1 है, तो हमने 1 का इसमें परमाणु द्रव्यमान लिख लिया। अब हमारे हाइड्रोजन कितने हैं? 4 हैं, तो 4 इंटू 1.008 में हमने मल्टीप्लाई कर दिया, और हमारा कितना आ गया टोटल? 16.043U। हमारा मीथेन का यह आ गया आणविक द्रव्यमान। इसी तरह से हम ऑक्सीजन का निकाल सकते हैं। इसी तरह से हम ग्लूकोज का, हम किसी भी यौगिक का निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं बच्चों हम मोल की। मोल संकल्पना और मोलर द्रव्यमान। अब मोल क्या है हमारा? परमाणु और अणु आकार में बहुत ही छोटे होते हैं बच्चों, तथा द्रव्यमान भी उनका बहुत ही कम होता है, लेकिन वे संख्या में बहुत अधिक होते हैं। और इतनी बड़ी संख्याओं को के साथ कोई प्रैक्टिकल करना या किसी को समझाना या बार बार लिखना बड़ा ही मुश्किल कार्य है। तो उसके लिए हम मात्रकों की जरूरत होती है हमें। जैसे हम 12 केले हैं
12 किलो को क्या बोलते हैं, 1 दर्जन बोल दिया हमने। इसीलिए 20 वस्तुओं के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, 1 समंक यूज़ करते हैं। इसी तरह से 144 वस्तुओं के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, 1 ग्रोस यूज़ करते हैं। उसी प्रकार हमने परमाणु, अणु, कणों और इलेक्ट्रॉन के लिए मोल का उपयोग किया है। मोल हमारी एसआई यूनिट है। जो बेसिक यूनिट थी बच्चों, 7 यूनिट थी बेसिक उसकी, तो उसमें हमने मोल के बारे में भी जिक्र किया था। अब मोल क्या होता है बच्चों, किसी पदार्थ का 1 मोल वह मात्रा है जिसमें उतने ही कण उपस्थित हैं जितने कार्बन 12 समस्थानिक के ठीक 12 ग्राम परमाणुओं में 12 ग्राम परमाणुओं की संख्या होती है। कार्बन 12 आइसोटोप्स के ठीक 12 ग्राम में 6.02213 10 की पावर 23 परमाणु होते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, अवोगाद्रो संख्या भी बोलते हैं। इसे हम n से डिनोट करते हैं। 1 मोल किसके बराबर हुआ बच्चों, 6.022 इंटू 10 की पावर 23। अब बात करते हैं बच्चों हम मोलर द्रव्यमान की। मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान क्या है हमारा, किसी पदार्थ के 1 मोल के ग्राम में व्यक्त द्रव्यमान को हम मोलर द्रव्यमान बोलते हैं। अब बात करते हैं बच्चों हम प्रतिशत संगठन की। प्रतिशत संगठन क्या होता है बच्चों, अभी तक हमने कणों, पार्टिकल की संख्या के बारे में पढ़ा, लेकिन हमने यौगिक में उपस्थित तत्वों की प्रतिशतता के बारे में नहीं पढ़ा है। अब वो पढ़ते हैं। इनके सूत्र निम्न हैं। सबसे पहले सूत्र है, किसी यौगिक का द्रव्यमान प्रतिशत कैसे निकालेंगे हम, यौगिक में उस तत्व का द्रव्यमान बटे यौगिक का मोलर द्रव्यमान इंटू 100। जैसे हमें जल का ही निकालना है, जल का मोलर द्रव्यमान कितना होता है, 18.02 ग्राम। अब इसमें हमें किसका निकालना है, हाइड्रोजन का निकालना है। तो हाइड्रोजन का मोलर द्रव्यमान कितना होता है, 2। वो ये दिया हुआ है H2O, तो हमारे इसमें कितने वो दिए हुए हैं, हाइड्रोजन के एटम 2 दिए हुए हैं, तो हम 2 से उसका जो मोलर द्रव्यमान है उसमें इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 इंटू 1.008 में मल्टीप्लाई कर दी, बटे कितना लिख दिया बच्चों हमने, अपॉन 18.02 इंटू 10 की पावर, तो हमारा कितना आ गया है, 11.18। इसी तरह से वाटर में कितनी होती है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन होती है हमारी 1, तो उसका हमने ऊपर लिख लिया 16 अपॉन वाटर का द्रव्यमान कितना हो गया हमारा 18.02 इंटू 100, तो हमारा कितना आंसर आ गया है 88.79। इस तरह से बच्चों हम इसमें नीचे इथेनॉल का दिया हुआ है आणविक द्रव्यमान, आप ये भी निकाल सकते हैं। कार्बनिक यौगिकों के सूत्र, किसी कार्बन कंपाउंड में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड हैलोजन आदि की प्रतिशतता अगर हम पे ज्ञात है तो हम उसका मूलानुपाती सूत्र और अणुसूत्र ज्ञात कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं मूलानुपाती सूत्र की। जो किसी यौगिक में उपस्थित विभिन्न परमाणुओं के सरलतम पूर्ण संख्या अनुपात को व्यक्त करता है वो हमारा कहलाता है मूलानुपाती सूत्र। जैसे हम ग्लूकोज का एग्जाम्पल ले लेते हैं, C6H12O6, ये होता है ग्लूकोज का फॉर्मूला। इसका मूलानुपाती सूत्र क्या होगा, C1H2O1, और इसकी हमारा सरल अनुपात क्या होगा, 1:2:1। ये क्या है हमारा इसका सरल अनुपात है। अब बात करते हैं हम आणविक सूत्र यानी कि अणुसूत्र की। आणविक सूत्र किसी यौगिक के अणु में उपस्थित विभिन्न परमाणुओं की सही संख्या को व्यक्त करता है तथा यह मूलानुपाती सूत्र का सरल गुणक होता है। इसका भी फॉर्मूला होता है बच्चों, एक अणुसूत्र बराबर होता है मूलानुपाती सूत्र, और ब्रैकेट में नीचे हमने बेस में लिख दिया n इज इक्वल टू क्या होता है, n इज इक्वल टू होता है अणुभार बटे मूलानुपाती सूत्र भार। अगर हमें ये चीज़ें दी हुई हैं तो बच्चों हम
इसका अणु सूत्र भी निकाल लेंगे। हम ग्लूकोज की ही बात करते हैं बच्चों। मूलानुपाती सूत्र आपको पता चल गया था। मूलानुपाती सूत्र क्या होता है? CH2C1H2O1। अब हमारा जो फॉर्मूला था उसमें हम n की वैल्यू क्या रख लेंगे? 6। तो हमारा क्या आ जाएगा? C6H12O6 हमारा ग्लूकोज का। ये हमारा क्या हो गया? आणविक सूत्र। अब बात करते हैं बच्चों हम स्टाइकियोमेट्री की। स्टाइकियोमेट्री क्या होता है? स्टाइकियोमेट्री बच्चों हमारा जो तत्व होता है उसका मापन करना होता है। स्टाइकियोमेट्री शब्द दो ग्रीक शब्दों स्टाइकियोन का अर्थ जिसका अर्थ तत्व है, दूसरा है मेट्रोन, मेट्रोन का अर्थ है मापना, यानी कि तत्व का मापना। स्टाइकियोमेट्री द्वारा रासायनिक अभिक्रियाओं में रिएक्टेंट तथा प्रोडक्ट की मात्रा की गणना की जाती है। जैसे कि नीचे ये आपकी वो दी हुई है, मेथेन की एक वो दी हुई है, मेथेन प्लस 2O2 ग्राम इज इक्वल टू CO2 वाटर, यानी कि मेथेन की हमने ऑक्सीजन से रिएक्शन करी और हमारा क्या बन गया है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन गया है। तो इसमें हमें क्या करना है? ये एक तरह से मात्रात्मक कैलकुलेशन है, यानी कि हमें इसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की मात्रात्मक कैलकुलेशन करनी है। इसको ही हम क्या बोलते हैं? स्टाइकियोमेट्री बोलते हैं। अब बात करते हैं बच्चों हम लिमिटिंग रिएजेंट यानी कि सीमांत अभिकर्मक की। सीमांत अभिकर्मक क्या होता है? सीमांत अभिकर्मक वो होता है अगर हम कोई रिएक्शन करा रहे हैं, उस रिएक्शन में एक रिएक्टेंट तो बहुत कम मात्रा में है, एक रिएक्टेंट बहुत ज़्यादा मात्रा में है। जो कम रिएक्टेंट है वो जल्दी ख़त्म हो जाएगा। उसके ख़त्म होने से क्या है? हमारी प्रोडक्ट के बनने की प्रोसेस बंद हो जाएगी। तो वो हमारा क्या कहलाएगा? लिमिटिंग रिएजेंट यानी कि सीमांत अभिकर्मक कहलाएगा, जिससे हमारा उत्पाद बनने की मात्रा सीमित हो जाए या समाप्त हो जाए, वो हमारा कहलाएगा सीमांत अभिकर्मक। अब बात करते हैं बच्चों हम विलयनों में अभिक्रियाएं। प्रयोगशाला में अधिकांश अभिक्रियाएं विलयनों में की जाती हैं। जब कोई पदार्थ विलयन के रूप में उपस्थित होता है तो उसकी मात्रा को विलयनों की सांद्रता के रूप में व्यक्त किया जाता है, जो कि निम्न है। सबसे पहले इसमें बच्चों है द्रव्यमान प्रतिशत या भार प्रतिशत, मोल अंश, मोलरता, मोललता। सबसे पहले बात करते हैं हम द्रव्यमान प्रतिशतता की। द्रव्यमान प्रतिशतता क्या है? किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलय यानी कि सोल्यूट पदार्थ की ग्राम में मात्रा उस विलयन की भार प्रतिशतता कहलाती है, जिसका फॉर्मूला क्या है? विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान इंटू 100। इससे हम द्रव्यमान प्रतिशतता निकाल लेंगे। अब बात करते हैं बच्चों हम मोल अंश की। मोल अंश क्या होता है? किसी विलयन में उपस्थित किसी अवयव यानी कि विलय और विलायक कुछ भी हो सकता है के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित मोलों की संख्या का अनुपात उस विलयन के अवयव विलय या सोल्यूट का मोल अंश कहलाता है। इसका फॉर्मूला क्या दिया हुआ है बच्चों? इसमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है ए और बी करके, और दोनों का ए और बी का दोनों का मोल अंश अलग अलग दिखाया गया है। जैसे फर्स्ट वाला एग्जाम्पल ले लीजिए, ए की बात करी इन्होंने, ए का मोल अंश इज इक्वल टू क्या है? ए के मोलों की संख्या, नीचे क्या है? टोटल विलयन जो है उसमें कितने मोल हैं, इज इक्वल टू एन है अपॉन एन ए प्लस एन बी। इसी तरह से बी का निकाल लेंगे हम। इसमें नीचे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है बेटे, कि हमें क्या दिया हुआ है? वाटर दिया हुआ है, और वाटर में हमें किसका बताया हुआ है? 2 ग्राम ए का बताया हुआ है। वाटर मान लीजिए, वाटर में ए का बताया हुआ है, हमें क्या है? बी का निकालना है, तो हम बी का भी निकाल लेंगे। बी का दिया हुआ है तो ए का निकाल लेंगे। अब बात करते हैं हम मोलरता की। मोलरता किसे कहते हैं? किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को उस विलयन की
मोलरता कहते हैं। इसे हम किससे डिनोट करते हैं बच्चों? एम से। एम क्या होता है हमारे? विलयन के मोलों की संख्या ग्राम में बटे विलयन का आयतन लीटर में। इससे हम क्या निकाल लेंगे बच्चों? मोलरता। अब बात करते हैं मोललता, मोलैलिटी। ये क्या होता है? किसी विलयन के 1000 ग्राम में उपस्थित विलय पदार्थ के ग्राम अणुओं या मोलों की संख्या विलयन की मोललता कहलाती है। इसे हम स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। विलय के मोलों की संख्या अपॉन विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में, या इसका दूसरा फॉर्मूला भी हो सकता है बेटे, विलय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार इंटू 1000। इससे भी हम निकाल सकते हैं। इसमें नीचे यही एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो इससे हम इस तरह से ये एग्जाम्पल वो निकाल सकते हैं। बच्चों इसी के साथ आपका ये चैप्टर खत्म हो चुका है। तो बच्चों हमारा चैप्टर 1 हो चुका है कंप्लीट। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।